बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स फॉर चैप्टर 12 और चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और क्लास है आपकी 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, पेपर में अक्सर इसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके, और इन न्यूमेरिकल की खास बात यह है कि इनमें प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपने। मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको ये प्लस माइनस का मसला ही आपका हल हो जाएगा। आपको कोई सोचना भी नहीं पड़ेगा और गलती भी नहीं होगी कोई। ठीक है, और एक बार इसके न्यूमेरिकल पे नज़र डालते हैं तो इसके न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं 12। ठीक है, तकरीबन हाँ जी, इसके न्यूमेरिकल है हमारे पास 12 न्यूमेरिकल है। इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे। आपको मैं वीडियो के लास्ट पर यह भी बताऊंगा कि आप अपने मैथ के यूनिट्स की, फिज़िक्स के चैप्टर्स की और इन न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट को कैसे ले सकते हैं, और लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना आपने, अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी करना है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर आपके न्यूमेरिकल ठीक ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो बातों को आपने गौर से सुनना है। आपने अपने इस चैप्टर्स के अंदर एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसे हम लेंस फार्मूला भी कहते हैं। आपने ये मिरर वाले टॉपिक में भी यही फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला कुछ इस तरह का था हमारा कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था। इनके अंदर ये P क्या है, F क्या है, Q क्या है, ये मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बना के समझाता हूँ। तो फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास मेरा लेंस है। ठीक है, और ये मेरी आगे लाइन एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कोई बॉडी खड़ी है। इस बॉडी का इमेज बनता है दूसरी साइड पे ये। ठीक है, इस बॉडी का इमेज बनता है ये। अब इस बॉडी और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको हम कहते हैं P। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट और इस लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं P, और इस लेंस और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं Q। क्लियर? Q का क्या मतलब है और P का क्या मतलब है। और यहाँ पे जो F लिखा हुआ है, F का मतलब होता है इस लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, F का मतलब फोकल लेंथ है, तो वो आपने याद रखना है। F का मतलब क्या है? फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ। बाकी P और Q ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि P क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब कि जिसम लेंस से कितनी दूर है उसे हम P के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसका इमेज बनेगा वो लेंस से कितनी दूर है, या मिरर है जो भी है, लेंस या मिरर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, वो कितनी दूर बनेगा, उसका जो डिस्टेंस होगा ना इमेज का, उससे हम कहते हैं Q। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको Q प्लस लेना पड़ेगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ Q माइनस लेना पड़ेगा। इसी तरह ही कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर F को हमें प्लस लेना पड़ेगा, फिर कई जगह पर फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेना पड़ेगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें Q प्लस लेना है या माइनस लेना है? तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है। अगर आप उस टेबल को लिख लो कहीं पर, उसको अच्छे से याद कर लो, तो आपके लिए सारे न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। वो टेबल ये है आपका, आप देख सकते हैं टेबल में। ये मैंने ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ P। P क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, और वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा? हमेशा प्लस ही रहेगा, ये कभी भी माइनस नहीं होता। हाँ, एक सूरत में सिर्फ माइनस होता है कि जैसे कि ये लेंस है, लेंस की सूरत में। मिरर में तो हमेशा P प्लस ही रहता है अगर आपके पास वो लेंस देता है आपको। और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे अपनी इस साइड की बजाय इस साइड पे ऑब्जेक्ट को खड़ा करता हूँ और इमेज को मैं इस साइड पे बनाता हूँ, तो इस सूरत में हम P को माइनस लेंगे, अदरवाइज P मेरा क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। और पूरे न्यूमेरिकल में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको जो अपना ऑब्जेक्ट है, जो जिसम है, वो यहाँ पर रखना पड़े राइट साइड पे। नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपकी लेफ्ट साइड पे होगा, तो लेफ्ट साइड के लिए P क्या रहेगा? हमेशा प्लस रहेगा। तो आप बस ये ध्यान में रखें कि P क्या है आपका? हमेशा प्लस है। क्लियर? तो P तो मेरा हमेशा रहना प्लस, तो ये तो एक मसला ही हल हो गया मेरा। नेक्स्ट आता है Q और F का, कि Q कहाँ पे प्लस होगा और फोकल लेंथ मेरी कहाँ पे प्लस होगी। उसके लिए देखें मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वो कनकेव मिरर है,
या फिर कन्वेक्स लेंस है, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, या कनकेव मिरर हो जाए या कन्वेक्स लेंस हो जाए, इन दोनों केसेस में क्यू भी प्लस रहेगा और फोकल लेंथ भी प्लस रहेगी आपकी, ठीक है। और अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है, अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर है या कनकेव लेंस है, ये अब आपने ध्यान में रखना है, या कन्वेक्स मिरर आ जाए या कनकेव लेंस आ जाए, इन दोनों केसेस में क्या होता है, हमारे पास क्यू भी नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। क्लियर, ये आपने ध्यान में रखनी है। और अगर फर्द करो किसी न्यूमेरिकल में वो ये कहता है कि वो ये नहीं बताता कि आपके पास जो लेंस है या मिरर है वो कौन सा है, वो नहीं बता रहा है कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है, वो कुछ भी नहीं बताता, बस आपको वो ये बताता है कि जो इमेज है वो मेरा रियल इमेज बन रहा है। अगर तो वो ये कह देता है कि इमेज रियल बन रहा है, तब भी आपने ये बात समझ जानी है कि क्यू भी क्या होगा, प्लस होगा, और एफ भी क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। रियल इमेज के लिए भी ये दोनों प्लस होंगे और वर्चुअल इमेज के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये इसका मतलब है। और एक और बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि रियल इमेज बनती किस में, इन दोनों में रियल इमेज ही बनती है, और इन दोनों में हमारी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और हाँ, इनके अंदर वर्चुअल भी बन सकती है, लेकिन वो एक अलग केस है, मैं ज़्यादातर केसेस की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्या होता है हमारा, इन दोनों के अंदर रियल इमेज ही बनती है, लेकिन फिर क्या रहा हूँ, वर्चुअल भी बन सकती है, लेकिन मोस्टली क्या बनती है, रियल बनती है। वर्चुअल का एक आधा केस होता है कि जब मेरी बॉडी है, फर्ज करो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे है, मैं अपनी बॉडी को फोकल लेंथ से भी आगे ले जाऊँ, फिर मेरा वर्चुअल इमेज बन जाएगा, अदरवाइज हमेशा क्या बनेगा, मेरा रियल इमेज ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास इनके क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या देते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का भी आपका कवर हो गया। चलो जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि क्यू अब कहाँ प्लस होगा, एफ कहाँ प्लस होगा, आपने ये सारा याद कर लेना है। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं हर एक न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला टेबल साइड पे बनाऊंगा, ताकि साथ साथ हम इस टेबल को देख दे के डिसाइड करें कहाँ पे प्लस आना है, कहाँ पे माइनस आना है, ठीक है। तो अब अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको कहीं पर लिख लो, बुक के ऊपर ही लिख लो, लेकिन ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस टेबल ड्रॉ कर लिया हुआ, ताकि मैं इसको देख के अपना जो डाटा है वो ठीक से लिख पाऊँ। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं उसने हमें स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। वो कहता है जी, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, कि एक जिस्म है वो कनकेव मिरर से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो ये मुझे क्या दे दिया उसने, जिस्म का फासला दे दिया। तो जिस्म के फासले को कैसे लिखते हैं, पी के साथ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या जिस्म का फासला वो पी से लिखते हैं, वो कितना आ गया, 10 ये इशारिया डाल के ज़ीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं सिंपल 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, कि उस कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज कहाँ पे बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और कितनी दूर जाके बनता है, 5 सेंटीमीटर दूर जाके बनता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इमेज का फासला आ गया, कि इमेज कितनी दूर जाके बन रहा है। तो वो बन रहा है जी मेरा 5 सेंटीमीटर दूर जाके इमेज बन रहा है, उसे मैंने कह दिया क्यू। आगे वो कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आप बताएं उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो मुझे मालूम करना है फोकल लेंथ, नहीं जी, जो गिवन डाटा था वो मैंने लिख लिया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या ये पी क्यू एफ तो हमने फाइंड करना है। चले, पी और क्यू जो उसने मुझे गिवन है, ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो पहली बात आपको बताया था कि पी तो में क्या रहेगा, मेरा प्लस रहेगा, तो पी को तो हम देखेंगे नहीं, क्यू को देखेंगे। तो उसने मुझे कौन सा मिरर दिया होता है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ना, कन्वेक्स मिरर ये है मेरे पास। तो कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होना चाहिए, क्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो मुझे क्यू के साथ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्यू के साथ लिख देता हूँ माइनस, ठीक है। ये क्यों लिखा मैंने माइनस, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, ये बात का ख्याल रखना है। देखिए अगर आप यहाँ पे माइनस ना लगाते तो आगे सोल्व करते तो आपका तो गलत हो जाना था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा लिखने के बाद आपने पहले ये डिसाइड कर लेना, देखना कि कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है, उसके मुताबिक मेरे ये जो गिवन डाटा था उसके साइन ठीक हैं कि नहीं, उसकी अलामतें मैंने सही लगाई हैं कि नहीं, ठीक है। ये करने के बाद अब अपने आते हैं सोल्यूशन पे।
हमने पढ़ा हुआ है कि जैसा कि मिरर फॉर्मूला था हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये पढ़ा हुआ था। सेम इसी फॉर्मूले से मैं अपना f को फाइंड करूँगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ है मेरे पास, देखिए p की भी वैल्यू है, q की भी वैल्यू है, मैं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करता हूँ। तो 1/f एज इट इज़ इक्वल टू 1/p। p मेरे पास यहाँ पे 10 है तो p की जगह आ जाएगा 10 प्लस 1/q की वैल्यू थी मेरे पास -5, तो q की जगह आ गया -5। अब आपने इनका लेना है एलसीएम। जब यूं बटे में आ जाए ना वैल्यू तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने का तरीका आपको बता देता हूँ। वैसे तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी बटे के नीचे लिखा होता है आपने उसे यूं साइड पे लिख लेना। अब आप इसे करो सोल्व, जैसे कि 2 5 10 और 5 वैसे ही। अब ये दोनों 5 पे जा सकते हैं, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 कर लिया। जो साइड में बचेगा वो आपका एलसीएम होगा। तो क्या बच गया, 5 और 2 बच गया मेरे पास। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10। ये जो 10 है ना मेरे पास, यही मेरा एलसीएम होगा। तो अब एलसीएम लेने का तरीका सीख लिया हमने। अब एलसीएम लेते हैं, तो बड़ी लाइन डाली, 10 आ गया। अब आपने नीचे वाली वैल्यू का टेबल पढ़ना होता है कि ये वाली है। 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 10 आएगा 1 तक। उस 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, ठीक है। या फिर आप सिंपल यूँ याद रख लें कि ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बच गई 1, तो वो नीचे आ गया। प्लस, अब प्लस नहीं आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 10 आएगा 2 तक, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 ही आ गया। 2 1 2, ठीक है। फिर देख लें, 5 एकम 5 5 2 10, 2 बच गया ना। जो बच जाता है फिर उसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 ही आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 2, ठीक है। ये काट के मैंने समझाने के लिए काटा था, आपने पेपर में काटने नहीं बैठ जाना, ज़ुबानी करना है अपने माइंड में। ओके, तो 1 - 2 -1, नीचे आ गया मेरे पास 10 और 1/f साइड पे। अब मुझे f फाइंड करना है ना, तो ये बटे के नीचे है, तो बटे क्या करना पड़ेंगे, उल्टाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे f ऊपर 1 नीचे, यहाँ पर भी माइनस के 10 ऊपर और 1 नीचे। अब बटे के नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ले जी, ये मेरे पास आ गई मेरी फोकल लेंथ। अब साथ में यूनिट क्या लिखूंगा, फोकल लेंथ के सेंटीमीटर, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखें स्टार्टिंग में उसने मुझे p और q ये दोनों सेंटीमीटर में दिए हुए थे, तो मैंने इनको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। आपने भी नहीं करना है इस पूरे चैप्टर में, ये सेंटीमीटर में ही, आंसर भी सेंटीमीटर में दिए हैं, तो मैं फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं f के साथ भी क्या लिखूँगा, सेंटीमीटर लिखूँगा। नहीं जी, ये मेरे पास आ गई मेरी फोकल लेंथ। ये था मेरा फर्स्ट मेडिकल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है, और कमेंट में मुझे बताना भी है कि आपको इन मेडिकल की समझ आई है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट हो गया, मूव करते हैं अपने सेकेंड मेडिकल की तरफ। तो ये हमारे सामने हमारा सेकेंड मेडिकल है। इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 30 centimeter tall is located 10.5 centimeter from a concave mirror with focal length 16 centimeter। के एक जिस्म है, एक ऑब्जेक्ट है, और वो कितना लंबा है, 30 सेंटीमीटर लंबा है। टाल का मतलब उसकी हाइट है, लंबाई है। तो ये मुझे उसने क्या देती, उसकी हाइट देती, तो मैं लिख देता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो मुझे कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। आगे के वो कितनी दूर था, इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, कि वो कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर है ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम p से लिखते हैं, और वो है 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो मेरे पास कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो मुझे उसने एक और चीज़ दी है, वो है फोकल लेंथ, वो 16 सेंटीमीटर है। और मालूम मैंने क्या करना है, वो कहता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, कि इमेज कहाँ पर बनेगी। इमेज कहाँ पर बनने का मतलब ये है कि इमेज का फासला क्या होगा मिरर से, तो उससे तो हम क्यू कहते हैं, तो क्यू मैंने मालूम करना, ठीक है। इमेज का फासला मतलब कि क्यू मैंने मालूम करना है। आगे वो कहता है हाउ हाई इज इट, और आपने ये भी बताना है
कि वो जो इमेज बनेगी उस इमेज की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज भी मैंने उसको बतानी है कि कितनी होगी। अगर मैं इसको डायग्राम की मदद से बताऊं तो फर्ज कर लें ये आपके पास आपका मिरर है, ठीक है। ये इसका एक्सिस आ गया। हाँ, यहाँ पर आपका खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया है मेरे पास ये। आपने ये बताना है कि इस ये जो इमेज मेरे पास बना है इस इमेज की हाइट कितनी होगी, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा होगा, इसकी हाइट भी आपने बतानी है। दूसरी बात ये भी है कि इस मिरर से लेकर इस इमेज तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा, फासला कितना होगा, उसे हम क्यों कहते हैं, ये भी आपने उससे बताना है कितना होगा, ठीक है। और उसने मुझे दिया क्या क्या हुआ था, उसने मुझे बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो मिरर है ना इसके बीच में जो फासला वो उसने दिया होता है उसे हमने पी कहा था, वो था 10.5 फासला दिया हुआ था। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो थी मेरे पास 30, वो 30 थी, ठीक है। तो सारा कुछ जो जो उसने दिया था वो हमने लिख लिया, इसकी फोकल लेंथ भी लिख ली। अब एक बार हम देखेंगे अपने टेबल से मैच करके कि जो जो हमने लिखा है क्या वो जमा माइनस के हिसाब से ठीक है। तो मुझे उसने क्या दिया हुआ, कनकेव मिरर है, सबसे पहली बात क्या दिया हुआ, कनकेव मिरर। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के लिए दोनों क्या होते हैं प्लस, क्यू भी प्लस एफ भी प्लस, और पी तो हमारा होता ही प्लस है। तो मेरा पी तो रहना ही प्लस है, तो एफ भी मेरा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो प्लस वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो डाटा मेरा ठीक है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो पहले मैं फाइंड करूंगा अपना क्यू, उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना मिरर फॉर्मूला। हमें पता है कि 1/f किसकी इक्वल है, 1/p प्लस 1/q के। तो मुझे फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू को यहीं पे रहने दो, बाकी ये वाली जो सारी वैल्यू है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। तो ये इधर क्या हो रही है, जमा हो रही है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 1/f माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 1/p बन जाएगा इज इक्वल टू 1/q, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। 1/f मेरे पास था, f 16 था, f की जगह 16 आएगा, और p मेरे पास 10.5 था। तो f की जगह आ गया 16 माइनस p की जगह 10.5, ये आ गया इज इक्वल टू 1/q। अब आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अब देखें ना, ये पॉइंट में वैल्यू आ गया, तो जैसे पहले हमने एलसीएम लिया था दोनों वैल्यूज लिख के, उस तरह आप लेंगे तो आपसे लिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप यूं करेंगे, जो भी बटे के नीचे लिखा हुआ ना वो दोनों ही आप एलसीएम में लिख लें। तो मैं दोनों वैल्यूज के एलसीएम में लिख लेता हूँ। ये 16 भी एलसीएम में आ गया मेरा, और 10.5 भी मेरा एलसीएम में आ गया, ठीक है। इस साइड पे मेरा 1/q एज इट इज। अब 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, सिर्फ 10.5 बच गया। जो बच जाता है उससे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 10.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 10.5 ही बचेगा। तो वो मैं लिख लेता हूँ 10.5 माइनस, अब ये 10.5 वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, क्या बच गया 16, जो बच गया उसे ऊपर मल्टीप्लाई करवा दे। तो 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप माइनस करें तो माइनस करके आपके पास आंसर आएगा माइनस के 5.5, ठीक है। डिवाइडेड बाय इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 168 इज इक्वल टू 1/q। अब मुझे करना था क्यू फाइंड, तो क्यू तो बटे के नीचे है, तो मैं यूं कर लेता हूँ, मैं दोनों साइडों के बटे चेंज कर देता हूँ। तो क्यू ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इस साइड पे भी बटे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से 168 मेरा ऊपर आ जाएगा और माइनस के 5.5 नीचे आ गया इज इक्वल टू क्यू ऊपर और 1 नीचे आ गया। तो आपको पता है बटे के नीचे 1 हो तो वो लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं ये वाला 1 नहीं लिख रहा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा ऊपर ले जाते हैं उठा के। हम्म
मज़ीद आप इन दोनों को अब डिवाइड करें, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस के 30.54 सेंटीमीटर में आ गया मेरा ये क्यू। अब देखिए ये माइनस आना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या था, देखिए कनकेव मिरर था, और कनकेव मिरर के अंदर देख सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के अंदर क्यू क्या होता है, प्लस होता है, और मेरे पास क्यू क्या आया, माइनस आया। तो मैं नीचे लिखूंगा एज इट इज अ कनकेव मिरर, एज इट्स अ कनकेव मिरर कि जैसा कि ये कनकेव मिरर था, इसलिए जो क्यू होगा वो मैं प्लस में लिखूंगा, माइनस में नहीं लिखूंगा। माइनस अब मैं नहीं लिखूंगा, तो क्यू इज इक्वल टू 30.54 सेंटीमीटर आ गया। लें जी, ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू। एक चीज़ तो हमने कर ली मालूम, क्यू। अब नेक्स्ट है मेरे पास हाइट। मैंने ये भी बताना है कि इस इमेज की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो इसके लिए अब आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी के होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ज़बानी याद रखना है। अब मैंने फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज, तो वो मैं इधर रहने देता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट वाली हाइट डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हाइट ऑफ इमेज मेरी इधर आ गई, इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब आप इन सब की वैल्यूज को पुट कर दें। क्यू है मेरे पास, क्यू अभी अभी निकाला हमने, ये क्यू निकाला 30.54, तो क्यू की जगह आ गया 30.54 डिवाइड पी उसने मुझे दिया हुआ था, पी था मेरे पास 10.5, पी की जगह आ गया 10.5 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, ये दी थी उसने मुझे, वो है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 30, इसकी जगह आ गया 30। अब आपने इसको सोल्व कर लेना है, सोल्व करना बहुत आसान है। आप यूँ करेंगे कि पहले इन दोनों को कर ले मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले, जो भी आंसर आएगा फिर उसको आप 10.5 से करें डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 87.27 सेंटीमीटर। लें जी, ये हमने निकाली अपनी इमेज की हाइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर कहीं पे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा हो गया दूसरा न्यूमेरिकल। मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल थर्ड की तरफ। ये आपके सामने आपका थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। कि आपके पास कोई कनकेव मिरर है और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों की हाइट क्या होगी, सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ अपने डाटा में कि हाइट ऑफ इमेज वो किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। आगे वो कहता है येट इन्वर्टेड, कि आपका जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब है कि उल्टा है। When the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, के जब वो ऑब्जेक्ट होगा आपका 20 सेंटीमीटर दूर होगा मिरर से, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आप बताएं उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर क्या है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। उसने लिखा हुआ है ना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, के जब वो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पी से लिखा जाता है, और वो है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। नहीं, डाटा हमने लिख लिया। अब आते हैं अपने फाइंड पे। फाइंड में उसने लिखा था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने ये बताना है उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। अब सॉल्यूशन से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इसको भी ज़रा डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर दूँ। तो कुछ इस तरह का होगा कि ये मेरे पास मेरा
ये मिरर आ गया, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है। अब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है सेम टू सेम इतनी ही हाइट मेरी क्या है, इसकी इमेज की है। इसका इमेज यहाँ पे बना, इमेज की भी हाइट मेरी क्या है, सेम है, बराबर बराबर हाइट की ये बनी है। जितना उस जिस्म का साइज था उतना ही उसके इमेज का साइज है। क्लियर ये चीज़। और इसका जो फासला है इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से जो फासला है वो उसने मुझे दिया हुआ था, इसे हम पी कहते हैं। वो कितना था जी, 20 था। और वो कहता है बताओ इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्या क्या उसने दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं अपने। सॉल्यूशन सिंपल है, मैंने फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो हम अपना मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये यूज़ करेंगे। तो क्या देखते हैं हमारे पास सारी चीज़ें हैं। फोकल लेंथ उसने दी हुई है, नहीं फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है। क्या p उसने मुझे दिया हुआ है, p दिया हुआ है, गुड। क्या उसने मुझे q दिया हुआ है, नहीं q तो नहीं दिया हुआ, तो मुझे पहले q मालूम करना पड़ेगा। तो पहले q मालूम कर लेते हैं, फिर इसी फॉर्मूले में q की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, q को फाइंड करना है। तो फिलहाल इस फॉर्मूले को करते हैं साइड पे, ठीक है। अब Q कैसे फाइंड करूंगा, Q के लिए मैं अपना यूज़ करूंगा ये वाला फॉर्मूला जो भी हमने अभी भी पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया कि हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होती है, P/Q के, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है, ये हमने ऊपर लिखा था। दोनों क्या है अभी इस केस में इक्वल है। तो मैं इमेज की जगह ऑब्जेक्ट की हाइट भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हाइट ऑफ इमेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बल्कि ये जो नीचे वाला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इसकी जगह भी मैं हाइट ऑफ इमेज लिख सकता हूँ क्योंकि सेम है, P/Q। अब सेम सेम है तो क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो ये भी कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद मेरे पास यहाँ पर 1 बच जाएगा इज इक्वल टू P की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है, P मेरे पास 20 है, तो P की जगह मैं लिख देता हूँ 20/Q, ये बच गया। अब Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो Q 1 से मल्टीप्लाई होगी, Q ही आ जाएगा मेरे पास। Q इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लें जी, ये मेरे पास Q भी आ गया जो मुझे यहाँ पे पुट करना था, ठीक है। तो जो जो चाहिए था वो सारा कुछ हमने मालूम कर लिया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें कि अगर मेरी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो जाएं तो P और Q भी इक्वल है। देखिए P भी 20 सेंटीमीटर आया ना, और Q भी क्या है मेरा 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये सारा क्या है, ये इक्वल रहेगा। ये ज़हन में रखनी है बात कि जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर हो जाए तब P और Q भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपने MCQs के तौर पे भी याद रखना है। अब वैल्यूज को पुट करते हैं अपने इस फॉर्मूले में, तो 1/f एज इट इज इक्वल टू 1/p। हाउ मच p मेरे पास था 20 सेंटीमीटर, तो p की जगह आ गया 20 प्लस q, मेरा q अभी भी निकाला, ये भी 20 है, तो q की जगह भी आया 20। इन दोनों का अब लेंगे एलसीएम, तो दोनों के नीचे 20 ही लिखा हुआ है, तो 20 ही मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सेम सेम वैल्यूज हो ना तो एक बार ही लिखना है, ये नहीं है कि आप दो बार 20 लिखे, नहीं। तो 20 आ गया मेरा एलसीएम। 20 से 20 कैंसिल, क्या बच गया 1, प्लस 20 से 20 कैंसिल, क्या ऊपर बच गया 1 बच गया। और 1 + 1 क्या होता है हमारे पास, 2 होता है, 2 डिवाइडेड बाई 20। इस साइड पे मेरा 1/f है। क्या करेंगे अब हम f को ऊपर लाने के लिए दोनों साइडों के बटे चेंज करना पड़ेंगे, तो f ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया। इसी तरह ही 20 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया, और बटे के नीचे तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। जब आप 20 और 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास फोकल लेंथ आएगी मेरी 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। लें जी, ये ही हमने मालूम करनी थी और ये आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आई होगी। कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ तक थर्ड हो गया। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। यह है आपके सामने आपका फोर्थ वाला न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, तो वो ये कहता है कि आपके पास एक मिरर है और वो मिरर जो है वो क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, 5 सेंटीमीटर मिरर के पीछे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये उसने इमेज का फासला दे दिया है, इमेज का फासला दे दिया उसने 5.66 सेंटीमीटर। क्लियर कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, और कितनी पीछे बन रही है, 5 या 6 सेंटीमीटर पीछे करके इमेज बन रही है। और आगे वो कहता है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो जिस्म है, वो कितनी दूर है, वो है 34.4 सेंटीमीटर दूर है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे हम पी कहते हैं, और वो है मेरे पास 34.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये दो चीज़ें उसने मुझे दी हुई हैं। आगे वो कहता है इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। आप बताएं कि ये जो मिरर है मेरा कनकेव है या कन्वेक्स है, ये भी हमने बताना। तो ये तो बता देंगे बाद में, पहले हमने डाटा लिख लिया और फाइंड भी लिखते हैं। फाइंड क्या करना है, शुरू में लिखा था फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने फाइंड करनी थी, मैं अपने फाइंड वाले सेक्शन में लिख देता हूँ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने कर दी है मालूम। सबसे पहले देखिए उसने लिखा हुआ था कि इमेज क्या बन रही है मेरी, बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर का मतलब है कि मिरर के पीछे बन रही है। अब हमारे पास होते हैं दो मिरर, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। फर्ज करो मेरे पास ये कन्वेक्स मिरर है और ये मेरा है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर में जो होता है सारी रेस टकराने के बाद एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं यूं। तो ये मेरा मिरर है, मिरर के सामने ही क्या बन गया, इमेज बन गया। अब ये मेरा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रेस टकरा कर फैल जाती हैं और हम फिर पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जहाँ पर ये मिले तो हम क्या देते हैं जी, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब मिरर मेरा ये है, ये उसका फ्रंट है और उसकी बैक साइड पे क्या बना, इमेज बना। तो उसने भी क्या कहा था कि इमेज क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर है, मतलब कि मिरर के पीछे बन रहा है। तो ये फिर ये कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। मैंने कहा था ये क्या मेरा, ये कन्वेक्स मिरर था और ये मेरे पास क्या था, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है। और कनकेव मिरर में जो इमेज है वो मिरर के आगे बनता है। क्लियर। अब न्यूमेरिकल में उसने बताया हुआ है कि इमेज क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो मतलब कि फिर मेरे पास कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर हो गया। अब चूंकि हमें पता चल चुका है ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए देखिए मैंने लिखा हुआ है कि कन्वेक्स मिरर के लिए मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। Q नेगेटिव होना चाहिए और F भी नेगेटिव होना चाहिए। तो Q चूंकि मेरा नेगेटिव होना चाहिए तो Q के साथ मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, ये चीज। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। मेरे पास क्या था, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर था। फोकल लेंथ मालूम करनी है इसकी, वो मैंने लिख ली। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका सिंपल सा ही है, जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q वाला। इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है आपने और सिंपल आपके पास आ जाएगा आंसर 1/p। p मेरे पास था 34.4, तो p की जगह आएगा 34.4 प्लस 1/q। मेरे पास क्या था, q था माइनस 5.66, तो q की जगह आएगा माइनस 5.66। ठीक है, अब आप लेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो जो जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है दोनों वैल्यूज मैं लिख लूंगा एलसीएम में।
तो 34.4 ये भी एलसीएम आ गया और 5.66 भी एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम में हम अलामतें नहीं लिखते, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है आपने। क्लियर, अलामतों को ऊपर सोल्व करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए 34.4 से कैंसिल, क्या बच गया 5.66, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5.66 आ गया मेरे पास। फिर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो गया सेम सेम, ये बच गई, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो 34.4 ही वापस आ जाएगा ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, इज इक्वल टू। अब आप इन दोनों को माइनस करें तो जब आप माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा माइनस के 28.74, ये आ गया डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 194.704, ये आंसर आ जाएगा। तो साइडों पे भी मेरा 1/f है, इधर भी मेरा 1/f है। अब मुझे क्या मालूम करना है, फोकल लेंथ ही तो मालूम करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को ऊपर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बटे चेंज कर देता हूँ, f ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, बटे के नीचे 1 ज़रूरी नहीं है लिखना तो नहीं लिखता, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई 194.704 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ गई 28.74। अब ये जो माइनस है आप नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, साइड पे लिख लो, कोई मसला नहीं है, तो मैं नीचे लिखा रहने देता हूँ। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को करें डिवाइड, तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -6.77 सेंटीमीटर। ले जी, ये आ गई फोकल लेंथ, यही हमने मालूम करनी थी। ठीक है, और लास्ट में उसने एक चीज़ ये भी पूछी थी ना कि आपने बताना इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, के मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, ये उसने लास्ट पे पूछा था, लेकिन हमने न्यूमेरिकल के शुरू में ही फाइंड कर लिया था कि मिरर कौन सा मेरे पास कन्वेक्स मिरर है। तो मैं लिख देता हूँ वैसे एंड पे, तो हम लिखते हैं, या एंड पे नहीं आप शुरू पे लिख लें, या चले एंड पे ठीक है, हम लिखते हैं as image is formed behind the mirror, जैसा कि मेरा इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है, सो इट्स आ कनकेव मिरर, ओ कन्वेक्स मिरर, तो फिर ये मेरा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। तो ये मेरा होगा कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा सारा न्यूमेरिकल कि हमने कैसे करना है। अगर फिर भी कहीं पे इशू हो, कुछ पूछना हो, कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कमेंट पढ़ता भी हूँ और उनके रिप्लाई भी आपको करूँगा। तो यहाँ तक हो गया मेरा 4 वाले न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने 5वें न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमारे सामने हमारा 5वां न्यूमेरिकल है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ बातें हैं वो आपको बता दूं कि इसमें ना थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप उर्दू मीडियम की बुक देख लें और इंग्लिश मीडियम की बुक देख लें, दोनों के आंसर्स भी डिफरेंट है और थोड़ी स्टेटमेंट में भी थोड़ी गड़बड़ की हुई है उसने। अब क्या उस करेक्शन इसकी क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एन इमेज ऑफ अ स्टैच्यू अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कनकेव मिरर, कि एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, कहाँ पे जाके 11.5 सेंटीमीटर के फासले पर इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कनकेव मिरर, लेकिन कुछ बुक्स में मैंने उर्दू मीडियम की बुक देखी थी, वहाँ पे यहाँ पे कनकेव मिरर नहीं लिखा हुआ, कन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर। और अगर आप कन्वेक्स मिरर को मानकर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो तो फिर आपके पास आंसर आना चाहिए 7.62, ये आंसर आता है आपके पास।
लेकिन अगर आप कनकेव मिरर के लिहाज से सोल्व करते हो तो फिर आपके पास आंसर आता है 6.21, ये आंसर आता है। लेकिन अब पहली बात ये, बुक वाले ने क्या किया हुआ है कि आपको जैसा कि ये स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम में कनकेव मिरर के साथ दी हुई है, लेकिन इसका जो आंसर है ना, उसने आंसर ये लिख दिया हुआ है। स्टेटमेंट कनकेव मिरर वाली है और आंसर उसने कन्वेक्स मिरर के हिसाब से लिखा हुआ है। और उर्दू मीडियम में क्या किया उसने उसने स्टेटमेंट कन्वेक्स मिरर की लिखी हुई है और आंसर उसने ये वाला दिया हुआ कनकेव मिरर वाला। कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। तो जहां पर कनकेव आना था वहां पर कन्वेक्स लिख दे, बल्कि तो हम यूं करेंगे कि मैं इस न्यूमेरिकल को कनकेव मिरर के लिहाज से भी सोल्व करूंगा और कन्वेक्स मिरर के लिहाज से भी सोल्व करूंगा। तो दोनों मिरर के अकॉर्डिंगली हम इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे सोल्व, ठीक है, ताकि पेपर में अगर किसी भी तरीके से वो पूछे तो हम कर पाए, कोई मसले वाली बात ना हो। अब अपने डाटा को लिखते हैं। नंबर 1 उसने कहा था एन इमेज ऑफ अ स्टैच्यू अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कनकेव मिरर। एक के कनकेव मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, कहाँ पे, 11.5 सेंटीमीटर पर। तो इमेज का मुझे क्या दे दिया उसने, फासला दे दिया। इमेज के फासले को हम कहते हैं क्यू, तो इसे मैं क्यू के साथ लिखूंगा, वो है मेरा 11.5 सेंटीमीटर। और वो आगे कहता है विद द फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, के फोकल लेंथ दे दिया उसने 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर। आपने उस स्टैच्यू का, उस मुजस्मे का मिरर से जो फासला है वो मालूम करना है, ठीक है। तो मुजस्मे का फासला मतलब कि ऑब्जेक्ट का फासला मालूम करना है, उसके लिए मैं यूज करूंगा पी, ठीक है। तो पी मैंने करना है मालूम। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर आने से पहले हम अपने डाटा को ज़रा एक नज़र देख लें। उसने मुझे, मैं अभी ये क्या कनकेव मिरर के लिहाज से कर रहा हूँ, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिहाज से मैं बाद में करूँगा। तो कनकेव मिरर में देखें, कनकेव मिरर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब कनकेव मिरर में मेरा क्यू भी प्लस होता है और फोकल लेंथ भी क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। तो मेरा क्यू भी प्लस में लिखा हुआ है, फोकल लेंथ भी प्लस में लिखी हुई है, ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन उसने चूंकि ऊपर हमें बता दिया है कि इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड दी मिरर बन रही है। बिहाइंड मतलब कि मिरर के पीछे बन रही है। अब अगर आप देखिए थोड़ी डायग्राम की मदद से कि ये मेरे पास मेरा मिरर है, ये आपके पास आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब वो मुजस्मा है, स्टैचू है। होगा क्या, इसकी रेज आएंगी टकरा कर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी, ये सारी रेज टकरा कर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी और यहाँ पर मेरा बन जाएगा इमेज। ऐसे होता है कनकेव मिरर में। लेकिन इमेज मेरा क्या बना, मिरर के आगे ही बना, पीछे तो नहीं ना बना, आगे बना। अगर आप अपनी स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट में वो कहता है बिहाइंड द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पीछे बन रहा है इमेज। पीछे बनने का मतलब है कि मेरा इमेज यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर कहीं पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है। जब मिरर के पीछे आ जाता है ना इमेज, कनकेव मिरर के पीछे इमेज आ गया, अब इसका मतलब है कि ये जो इमेज है मेरा, ये वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज के लिए हम क्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है। तो मैं इसलिए क्यू के साथ क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। ये शॉर्ट बात अपने जहन में ये बिठा लें कि चूंकि बिहाइंड है, मिरर के पीछे बन रहा है, कनकेव मिरर के पीछे जो भी इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और उसके लिए हम क्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर बात, इसलिए मैंने क्यू के साथ लिखा माइनस। तो अब मेरा डाटा भी ठीक है, पी भी ठीक है। यहाँ से मैंने कहा था कनकेव मिरर के लिए ये क्यू और एफ होते प्लस ही हैं, लेकिन जब इमेज मिरर के आगे हो, अब इमेज ही मिरर के पीछे चला गया, वर्चुअल हो गया इमेज। तो जब इमेज वर्चुअल हो जाता है तो उस सूरत में क्यू क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, लेकिन फोकल लेंथ क्या रहेगी, प्लस ही रहेगी। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अपने सोल्यूशन पे। पी मैंने फाइंड करना है, तो जो मेरा फॉर्मूला है मिरर वाला वही यूज करूंगा। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 फोकल लेंथ मेरे पास 13.5 थी, तो 13.5 आ गई फोकल लेंथ इज इक्वल टू पी। मेरे पास पी तो मैंने मालूम करना है, तो पी एज इट इज प्लस 1/q।
क्यू है मेरे पास माइनस के 11.5 सेंटीमीटर, माइनस 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यूँ करें कि ये सारी वैल्यू इधर क्या हो रही है, ये सारी वैल्यू ये इधर माइनस हो रही है, उधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1/13.5 ये सारी की सारी वैल्यू, ये सारी देखिए आप, इसके साथ माइनस है ना, तो ये इधर माइनस है, इधर आके क्या होगी प्लस होगी, तो प्लस 1/11.5 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ रह गया 1/p। अब इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम के लिए दोनों वैल्यूज को हम लिख देंगे नीचे, 13.5 भी और 11.5 भी नीचे लिख लिया मैंने। अब ये 13.5 से 13.5 कैंसिल, ये बच गया, ये ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही आ जाएगा, 11.5 बच गया, वो मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस फिर 11.5 से 11.5 कैंसिल, ये बच गया, जो बच जाता है उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके यही वैल्यू बच जाएगी मेरे पास, तो 13.5 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/p। अब ऊपर वाली दोनों को आप कर दे जमा, तो जब हम इनको जमा करेंगे ऊपर वाली दोनों को, मेरे पास आंसर आएगा 25 डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा 155.25। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब p को मैं दोनों साइडों के, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1/p। अब मैं क्या करूँगा, p ऊपर लाने के लिए दोनों साइडों की कर दूंगा बटे चेंज, तो 155.25 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 मेरा आ जाएगा नीचे, इक्वल टू p ऊपर आ गया, यहाँ पर भी 1 नीचे। अब नीचे आपको पता 1 नहीं लिखते हम, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया आंसर कनकेव मिरर के लिहाज से। ठीक है, लेकिन अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर के लिहाज से आ जाता है, या फिर आपके बुक में अगर कन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, तो उसके लिए फिर मैं यूं साइड पे कर देता हूँ। डायग्राम की फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको रेज कर देते हैं। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ कि अब मैं कर रहा हूँ ये मेरा कन्वेक्स मिरर के लिहाज से, और कॉन्वेक्स मिरर। अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर हो तो फिर क्या होगा, अगर हो मेरे पास कन्वेक्स मिरर हो तो उस सूरत में मेरे पास जो फोकल लेंथ है ना, वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर की सूरत में फोकल लेंथ क्या आती है, हमारी नेगेटिव होती है। तो फिर मैं फोकल लेंथ क्या, मेरे पास 13.5 है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस के 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू मेरा इधर भी क्या रहना, नेगेटिव रहना, तो आपने लिखना तो लिख ले, नहीं तो यहीं से देख के लिख लेंगे। ठीक है, तो फॉर कन्वेक्स मिरर एफ क्या हो जाएगा, माइनस, तो एफ की जगह आप माइनस के 13.5 लिखेंगे, हम यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। करता हूँ मैं इसको भी सोल्व, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/f अब मैंने ये वाला पुट करना है, माइनस के 13.5 इज इक्वल टू 1/p, मेरे पास क्या था, p तो हमने मालूम करना है, 1/p एज इट इज रहने दे, प्लस 1/q क्या था, q ये हमने स्टार्टिंग में लिखा, माइनस के 11.5 सेंटीमीटर, तो q की जगह आ गया माइनस के 11.5। अब ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। ठीक है, 1/11.5 हो गया, इस साइड पे मेरे पास रह गया 1/p। अब आप इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो दोनों ही वैल्यूज एलसीएम में आ जाएंगी मेरी, 13.5 भी और 11.5 भी। ठीक है, तो 13.5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना,
11/5 बच जाएगी, ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11/5 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस था ये भी साथ में रहेगा, फिर आगे प्लस, ये सेम सेम कैंसिल, ये बचेगी, ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो यही आ जाएगा मेरे पास 13.5 इज इक्वल टू 1/p। इन दोनों को माइनस करें, ऊपर वाली जब दोनों माइनस होंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2 डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 155.25। ठीक है, 1/p हो जाएगा। और p को ऊपर लाने के लिए बटे करना पड़ेंगे मुझे चेंज, तो मैं यहीं पे आगे स्टेप करता हूँ एक। ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 155.25 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे आ गया, इज इक्वल टू ये p ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, p ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया। अब नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके मेरे पास आंसर आएगा 77.62 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास मेरा p। ठीक है, तो अगर आप ये वाला आंसर लाना चाहते हैं या आपकी बुक में ये आंसर लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट आपकी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि स्टेटमेंट में जहाँ पे उसने कनकेव मिरर यूज़ किया वहाँ पे आपने लिखना है कन्वेक्स मिरर, बस ये करना है। और अगर आप की बुक में ये वाला आंसर लिखा हुआ है तो ये आंसर उसी वक्त ही आएगा जब आपकी स्टेटमेंट में कनकेव मिरर लिखा होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इन न्यूमेरिकल में जो मसला था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह उनमें आपको फिर आंसर करके मज़ीद क्लियर कर देंगे अगर आपने कुछ पूछना हो तो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा 5वां न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। तो यह है आपके सामने आपका 6 वाला न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है an image is produced by a concave mirror of focal length 8.70 सेंटीमीटर, कि आपके पास कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 8.70 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 8.70 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है दी ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टाल, कि वो जो जिस्म है वो कितना ऊंचा है 13.2 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ये मेरे पास है जिस्म की ऊंचाई, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर, ये आ गया। नेक्स्ट वो कहता है एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखिए वो उसने लिखा था दी ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टाल एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कि वो जो जिस्म है वो 13.2 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसका जो मिरर से फासला है वो कितना है 19.3। मिरर से फासला, मिरर से जो फासला होता है ना ऑब्जेक्ट का और मिरर का जो फासला होता है उसे हम पी कहते हैं। तो ये उसने मुझे पी दिया हुआ है 19.3 सेंटीमीटर। लीजिए डाटा हमने लिख लिया। अब फाइंड क्या करना है, तो ए वाले हिस्से में देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है। तो जो ए में फाइंड करना है उसे मैं लिख लूँगा यहाँ पे ए वाले पार्ट में। वो कहता है जी फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, कि जो इमेज बनेगा इस मिरर से उस इमेज की आपने लोकेशन फाइंड करनी है और उसकी हाइट भी फाइंड करनी है। लोकेशन का मतलब है कि इमेज कहाँ पर जाके बनेगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगा इसका मतलब है कि इमेज का हमने क्या मालूम करना है फासला, और उसे क्यू से लिखते हैं। एक तो इमेज कहाँ पर बनेगा ये मालूम करना है और दूसरा हाइट ऑफ द इमेज, और इमेज की जो हाइट होगी वो भी मालूम करनी है। हाइट ऑफ इमेज तो यूँ लिखूँगा मैं, ये मालूम करना है। आगे इसका बी पार्ट भी है, उसे हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि ए वाले को सोल्व कर लें, बाद में बी वाले को पढ़ेंगे ताकि इन दोनों में किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले मैं अपने सोल्यूशन पे आ जाता हूँ और ए वाले पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो आते हैं अपने सोल्यूशन पे। हमने क्या फाइंड करना है क्यू, और क्यू फाइंड करने के लिए हम इजीली अपना ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमारा कन्वेक्टिव मिरर वाला या फिर लेंस वाला भी कहते हैं, मिरर वाला भी फॉर्मूला सेम ही है। वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
ये फॉर्मूला हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। क्यू मैंने मालूम करना है, पी की और एफ़ की वैल्यू है मेरे पास। देखें पी भी दिया हुआ है और एफ़ भी दिया हुआ है। मैं ये दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, 1/, एफ़ कितना था मेरे पास, एफ़ था मेरे पास 8.70। तो एफ़ की जगह आ गया 8.70 इज इक्वल टू 1/पी। मेरे पास क्या था, पी था 19.3। तो पी की जगह आ गया 19.3 प्लस 1/क्यू। अब क्यू क्यू तो हमने मालूम करना है, हाँ क्यू एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, जमा हो रही है, बराबर की इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मैं यूँ ही करूँगा कि 1/8.70 ये इधर आगे हो जाएगी माइनस 1/19.3 इज इक्वल टू 1/क्यू। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो जो भी नीचे लिखा हुआ है वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 8.70 ये भी एलसीएम में आ गया और 19.3 भी एलसीएम में आ गया। तो सेम सेम कैंसिल हो जाती हैं, ये दोनों कैंसिल, ये बचेगी, जो बच जाती है उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ऊपर 1 है तो 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो वही वापस आ जाता है। तो 19.3 मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 19.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 19.3, फिर माइनस। तो अब ये दोनों कैंसिल, ये बच गई, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही मेरे पास वापस आ जाएगा 8.70 इज इक्वल टू 1/क्यू। तो जब आप ऊपर वाली दोनों माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 10.6। 10.6 डिवाइड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 167.91 इज इक्वल टू 1/क्यू। अब मुझे चाहिए क्यू, तो क्यू तो नीचे आ रहा है ना बटेगे, तो मैं चाहूँगा कि क्यू ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बटे उल्टाने पड़ेंगे दोनों साइडों के। तो मैं यूँ ही करूँगा, मैं बटे उल्टा देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 167.91 ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 10.6 नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्यू ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। और नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है तो मैं ये नहीं लिख रहा 1। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.84 इज इक्वल टू क्यू, और साथ में यूनिट भी आएगा सेंटीमीटर। ले जी, ये तो मेरे पास आ गई क्यू की वैल्यू। एक चीज़ तो हमने कर ली मालूम, देखें क्यू हमने कर लिया मालूम। अब मैंने मालूम करनी है वो जो इमेज बनेगा वो उस इमेज कितना ऊंचा होगा, यानी कि इमेज की हाइट क्या होगी। अब मैंने हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए फिर मैं हाइट वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, और वो कुछ इस तरह का था कि HI/HO इज इक्वल टू Q/P। ये मेरे पास हाइट वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज़ हैं हमारे पास सारी, कर देते हैं पुट। तो HI एज इट इज़ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दी हुई है 13.2। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास 13.2 इज इक्वल टू Q/P। क्यू मेरे पास ये हमने नीचे निकाला अभी भी, क्यू है मेरे पास 15.84। तो क्यू की जगह आ गया 15.84 डिवाइडेड बाय पी फिर उसने दिया हुआ है 19.3, तो यहाँ पे आ गया 19.3। तो HI डिवाइडेड बाय 13.2, इन दोनों को आप डिवाइड करें तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.82। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर ये 13.2 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.82 मल्टीप्लाई हो गया 13.2 के साथ, और ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.83 सेंटीमीटर। नहीं जी, ये मेरे पास इमेज की हाइट भी आ गई। ठीक है, यही दो चीज़ें तो हमने फाइंड करनी थी। देखिए अगर आप गिवन डाटा को देखें, हमारे फाइंड में हमने लिखा हुआ था क्यू और HI, क्यू भी आ गया HI भी आ गया, तो ये मेरा ए वाला पार्ट हो चुका है।
अब बात कर लेते हैं इस बी में क्या लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। वो ये कह रहा है कि अब मैं डायग्राम की मदद से अगर बताऊं वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास मिरर था, ठीक है, और पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पहले मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज था ना वो इमेज मेरा बन रहा था यहाँ पे, और इस इमेज की मैंने हाइट फाइंड कर ली HI, ठीक है, और वो हाइट ये है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के जितना पहले फासला था ना, इस वाले पहले वाले फासले को P कह देते हैं, तो जितना पहले फासला था इसके दुगने फासले पर रख देता हूँ, मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ इसी ऑब्जेक्ट को। अब मैंने ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया तो अब ये मेरे पास कितना फासला हो गया टोटल, ये 2P हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इसे कर दिया डबल, दूर कर दिया, ट्वाइस फासले जितना दूर रख दिया। अब जो मेरे पास इसका इमेज बनेगा ना, फ़र्ज़ कर लो अब इसका इमेज बनता है हमारे पास यहाँ पर कहीं पे इमेज बन जाता है। अब ये जो इमेज बनेगा आप बताओ इसकी हाइट क्या होगी। इस इमेज की हाइट को मैं HI डैश कह देता हूँ, बताएं ये क्या होगी, ठीक है। कि जब हम उसी ऑब्जेक्ट को दोगुना फासले पर रख देंगे तो फिर उसका जो इमेज बनेगा उस इमेज की आपने बतानी है हाइट क्या होगी। ये उसने पूछा हुआ है हमारे से बी वाले पार्ट में। तो अभी लिख लेते हैं फाइंड में हमने लिखना क्या है। बी वाले में उसने पूछा हुआ है कि हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज व्हेन बॉडी ट्वाइस फार अवे, कि जब जिस्म क्या हो जाएगा ट्वाइस यानी कि दोगुना फासले पर हो जाएगा। तो इस वाली हाइट को मैंने कहा हुआ है HI डैश, ये मैंने करनी है मालूम। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा आप देखें कि ये जो फासला था मैंने अब उससे दोगुना फासले पे रख दिया, फासला मेरे पास क्या हो गया 2P। इस फासले को मैं P डैश कह देता हूँ, P डैश। मेरे पास जो नया फासला वो किसके इक्वल है, पहले वाले फासले के डबल के, ठीक है, दोगुना फासले पे रख दिया था 2P के इक्वल आ गया। यहाँ पर मैं P की वैल्यू लिख देता हूँ। P कितना था मेरे पास 19.3, तो P की जगह आ गया मेरा 19.3। अब इन दोनों को आप करें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 38.6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया मेरा नया वाला फासला। अब मैंने मालूम इसकी हाइट करनी है, तो हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, हाइट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो जैसा कि मुझे पता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P, ये है मेरा हाइट वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइट है मेरी इमेज की उसे मैंने क्या कहा हुआ है HI डैश कहा हुआ है, तो फॉर्मूले में भी हाइट की जगह HI डैश लिखूँगा मैं। और यहाँ पे जो फासला है, अब ये वाला फासला क्या है P डैश है, सिंपल वाला फासला नहीं है, फासला अब क्या होगा था डबल होगा, तो और डबल वाले फासले को हमने क्या कहा था P डैश कहा था, तो इसलिए यहाँ पर भी P की जगह क्या आएगा P डैश आएगा, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूले को हमने गिवन कंडीशन के मुताबिक बना लिया हुआ है। अब इसमें करते हैं वैल्यूज़ को पुट। तो HI ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट उसने दी हुई है मुझे, वो है 13.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 13.2 इज इक्वल टू Q मेरे पास कितना था ये हमने निकाला हुआ है 15.84, तो Q की जगह आ गया 15.84 डिवाइड P डैश, ये है हमारा P डैश 38.6, तो HI डिवाइडेड बाय 13.2। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा 0.41। अब नेक्स्ट आप देखें कि ये डिवाइड हो रही है, इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो करते हैं
हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.41 मल्टीप्लाई 13.2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.416 सेंटीमीटर। और अगर आप इसे राउंड अबव करके लिखेंगे तो 5.42 हो जाएगा। ठीक है, 6 है ना, 5 से बड़ी है तो आगे वाली में एक जमा कर देंगे, तो वही किया मैंने। तो ये मेरा राउंड अबव हो गया और ये मेरी हाइट आ गई, जो न्यू वाला इमेज थी उसकी हाइट आई। ये हाइट HI डैश थी तो HI के ऊपर डैश लाजमी लिखें ताकि पता चले ये न्यू हाइट है। नहीं जी, ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना हो, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ये था मेरा 6 वाला। स्टार्ट करते हैं अब अपना 7 न्यूमेरिकल। तो ये हमारे सामने हमारा 7 वाला न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट है ये भी। लिखा हुआ है नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। कि नबीला जब मेकअप कर रही है तो कौन सा मिरर इस्तेमाल कर रही है? कनकेव। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। कि उस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 38 सेंटीमीटर। तो मुझे उसने दे दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो है 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बताएं उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ए वाले पार्ट में वो कहता है उसकी फोकल लेंथ बताएं, तो मैं लिखता हूँ साथ ही ए वाले पार्ट में मैंने उसकी बतानी है फोकल लेंथ। आगे लिखता है बी में, वो बी में लिखता है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कि नबीला का मिरर से कितना फासला है? 50 सेंटीमीटर फासला है। तो नबीला का मिरर से जो फासला उसे मैं पी कह देता हूँ, बल्कि पी ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मिरर से जो फासला होता है उसे पी कहते हैं, और वो है मेरे पास 50 सेंटीमीटर। अच्छा, तो नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला का मिरर से कितना फासला? 50 सेंटीमीटर है। वेयर विल बी हर इमेज अपीयर। उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? इमेज कहाँ पर बनेगा मतलब है कि इमेज की लोकेशन मैंने फाइंड करनी है। तो बी में वो कहता है इमेज की लोकेशन फाइंड करें। इमेज कहाँ पर बनेगा मतलब इमेज की लोकेशन क्या होगी, कितनी दूर इमेज बनेगा, ये चीज़ है। आगे सी वाले में देखते हैं क्या लिखा है। सी में लिखा है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी, तो ये भी हम फाइंड करेंगे सी वाले में। तो सी में हमने फाइंड करना है कि इमेज उल्टा होगा या सीधा होगा। तो इसको मैं कह देता हूं नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर क्या होगी, उसकी नोयत क्या होगी, वो सीधी होगी या उल्टी होगी। ठीक है, ये 3 चीजें फाइंड करनी है। तो आते हैं अब अपने सॉल्यूशन की तरफ। पहले मैं ए वाला सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, फोकल लेंथ फाइंड करूंगा। अब फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए ना हम वैसे तो अमूमी तौर पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो क्या उसने मुझे p और q दिया हुआ? देखें, p दिया हुआ, बेशक दिया हुआ, लेकिन q नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मैं अब ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर नहीं पाऊंगा क्योंकि q नहीं है मेरे पास। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो किसकी इक्वल होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में। तो ये इस वाले फॉर्मूले से मैं अपनी फोकल लेंथ फाइंड कर पाऊंगा, यही मैं यूज़ करूंगा। आर कितना था मेरा? 38 सेंटीमीटर। तो आर की जगह आ गया 38 डिवाइडेड बाय 2। इनको किया डिवाइड तो मेरे पास आ गया 19 सेंटीमीटर। तो मेरे पास अपनी फोकल लेंथ तो आ गई, फोकल लेंथ आ गई। अब मैंने फाइंड करना अपना Q। तो अब मेरा ये बी पार्ट है तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। यूज मैं ये वाला फॉर्मूला इजीली कर पाऊंगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
अब मैं ये कर सकता हूँ फॉर्मूला यूज़, क्योंकि अब मैंने क्यू मालूम करना है ना, तो मुझे एफ और पी दोनों का पता होना चाहिए, और ये दोनों मुझे पता है। देखिए फोकल लेंथ ये मैंने मालूम कर ली, और पी उसने मुझे खुद दिया हुआ है, तो अब मैं ये इजीली कर पाऊंगा। वैल्यूज पुट करते हैं। 1/f कितना आया हमारा 19.19, बल्कि f की जगह 19 आ गया, इज इक्वल टू 1/p। अब p देखते हैं जी कितना था हमारे पास, p था 50 सेंटीमीटर। p की जगह आ गया 50 प्लस 1/q। ये इधर प्लस है, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो 1/19 माइनस 1/50 इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया 1/q। अब आप इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो जो जो भी इनके बड़े के नीचे वही एलसीएम आ जाएगा 19 और 50। मैं साइड पे ले लेता हूँ, यहाँ पे 19 और 50 मेरा आ गया एलसीएम। तो देखिए जब 19, ये 19 सिर्फ 19 है, 1 पॉइंट नहीं है, हाँ जी, तो ये वाला 19 इस वाले 19 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 50। 50 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 ही आ जाएगा। फिर दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, फिर ये 50 इस 50 से कैंसिल, 19 बच गया, 19 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गए, 19 ही आ गया, ठीक है। और इस साइड पे मेरा 1/q, ऊपर वाली दोनों माइनस की वैल्यूज, तो माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 950 इज इक्वल टू 1/q। तो मैंने q करना था फाइंड, तो मैं आप सारी वैल्यूज को ना ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सामने इसलिए लिखा था ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, तो ज़रा ऊपर ले जाते हैं इसको। अब हमने क्यू फाइंड करना है, तो दोनों साइडों के बटे चेंज कर देते हैं, तो 950 ऊपर और 31 नीचे, क्यू ऊपर और नीचे 1, लेकिन नीचे 1 हम लिखते नहीं है। इनको करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। ये है हमारा क्यू भी हमने कर लिया फाइंड, ठीक है। तो देखें क्यू भी आ गया। अब थर्ड में हमने बताना है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, इमेज की नोयत, यानी कि इमेज सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये अब हमने बताना है। ये बहुत आसान है बताना। देखिए मिरर कौन सा था, उसने खुद ही बताया हुआ, कनकेव मिरर था, मेरे पास कनकेव, और कनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ एज इट्स अ कनकेव मिरर, it's a concave mirror image will be रियल होगी एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी होगी। क्लियर है। अच्छा कनकेव मिरर में ज़रूरी नहीं है कि इमेज इन्वर्टेड ही बने, सीधी भी बन सकती है, लेकिन सीधी तो उस वक्त बनती ना जब हमारे पास फोकल लेंथ या फिर क्यू हमारा नेगेटिव आता, क्यू प्लस आया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इमेज मेरा क्या रहेगा, इन्वर्टेड ही रहेगा, उल्टा ही रहेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। अगर कहीं पे इशू हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और आगे शेयर भी कीजिएगा। यहाँ तक 7 हो चुके हैं, मूव करते हैं अपने 4th न्यूमेरिकल की तरफ। लें जी, ये हमारे पास है हमारा 8वां न्यूमेरिकल, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर।
कि एक जिस्म है जो 4 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है, तो जिस्म की हाइट आ गई, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, और इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट को आपने 12 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का जो फासला उसे पी कहते हैं, वो आ गया 12 सेंटीमीटर। और जो आपने से कि आपने से 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, कहाँ से, कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, अब लेंस इस्तेमाल हुआ है, पहले अभी तक जितने भी इससे पहले मेडिकल थे उसमें मिरर की बात हो रही थी, अब कन्वेक्स की बात हो रही है, मतलब लेंस की बात हो रही है अब। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस से आपने 12 सेंटीमीटर दूर जिस्म को रखा हुआ है, और उस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास आ गई इसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। जी, गिवन डाटा लिख लिया। अब गिवन डाटा को एक बार चेक ना कर लेंगे ठीक है कि नहीं। मेरे पास इमेज कौन सा है, कन्वेक्स है, लेंस कौन सा, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस देखिए ये लिखा हुआ है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए Q और F दोनों प्लस प्लस रहते हैं, तो ठीक है, प्लस ही है मेरा F देखे प्लस लिखा हुआ है, तो मतलब ठीक है मेरा काम सारा। नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन और इमेज का साइज मालूम करें। तो पोजीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, Q। इमेज की पोजीशन का मतलब होता है कि इमेज कहाँ पर जाके बनेगी, तो वो जहाँ पर भी बनेगी वो से फासला ही होता है ना इमेज का, और उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q मैंने मालूम करना है, और क्या करना था, एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज मतलब कि हाइट ऑफ इमेज भी मैंने मालूम करनी है, और आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और ये भी बताएं कि इमेज की नेचर क्या होगी, इमेज किस तरह का बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर भी हमने बतानी है। बारी बारी करते हैं सारा कुछ। तो अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले मैंने Q फाइंड करना है, तो सिंपल अपना मिरर वाले फॉर्मूले से कर पाऊंगा मैं। मुझे पता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। 1/f उसने दिया हुआ है, देखें 8 सेंटीमीटर, p भी उसने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट कर दें, f था मेरा 8 और p था मेरा 12 प्लस 1/q। इन ये सारी वैल्यू इधर जमा हो रही है, उधर आके हो जाएगी माइनस। तो 1/8 माइनस के 1/12 इज इक्वल टू 1/q हो गया। इनको अब सोल्व करते हैं, तो इनका मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम मेरे पास जो भी नीचे है वो सारे ही लिख लेते हैं। 8 भी आ गया नीचे और 12 भी मैंने ले लिया। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया 12, 12 1 से मल्टीप्लाई हो गया 12 ही आ गया, माइनस 12 से 12 कैंसिल, क्या बच गया 8, 8 1 से मल्टीप्लाई हो गया 8 ही आ गया 1/q। इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आया मेरे पास 4, डिवाइड इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 96 इक्वल टू 1/q। अब मैं दोनों के क्या कर दूंगा, बटे चेंज कर दूंगा। तो 96 ऊपर 4 नीचे, इधर भी q ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, नीचे 1 लिखेंगे नहीं। इनको करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करके आया मेरा 24 सेंटीमीटर। ले जी, ये मेरे पास आ गया मेरा q सेंटीमीटर में। ये तो आ गया मेरा q। ठीक है, अब मैंने इस इमेज की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए हम हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता है, Q/P के। तो हाइट ऑफ इमेज यही रहने दो, ऑब्जेक्ट डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, या फिर आप यूं करो, आप वैल्यूज ही पुट कर दो डायरेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दी हुई थी ना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 लिख दें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 4। Q मेरे पास क्या था, अभी अभी हमने निकाला, Q 24 है, तो Q की जगह आया 24 और P मेरे पास था 12।
p की जगह 12 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। अब 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, आंसर आ जाएगा 4 टू द 8 सेंटीमीटर मेरे पास इमेज की हाइट आ गई। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी हमने कर ली मालूम। ले जी ये भी आ गया। अब लास्ट में रह गया नेचर ऑफ द इमेज। अब हमने इस इमेज की नेचर बतानी है। तो देखिए इमेज की नेचर, सबसे पहले तो मेरे पास लेंस कौन सा था, मेरे पास लेंस था कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा क्या बनता है, रियल बनता है। तो मैं लिखता हूं इन कन्वेक्स लेंस, जैसा कि मुझे पता ये कन्वेक्स लेंस है तो इमेज क्या होगा मेरा, इमेज इज रियल। इमेज एक तो मेरे पास बनेगा रियल, ठीक है, और उल्टा भी बनेगा रियल। उल्टे को कहते हैं इन्वर्टेड। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और अब इमेज का साइज देखिए, देखिए जी ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट मेरा 4 सेंटीमीटर था और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। मतलब कि इमेज मेरा बड़ा बना है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के, जिस्म से उसका इमेज ज़्यादा बड़ा बन गया। तो मैं लिखता हूँ कि एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब कि जो इमेज है वो मेरा बड़ा बना है। क्लियर है, यहाँ फिर लिख ले इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन गया। ले जी ये भी हमने लिख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने इस पूरे सॉल्यूशन की समझ आई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और अगर आपको लाइक करना हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब करना हो तो लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा 8वां न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। तो ये आपके सामने आपका 9th वाला न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई मेरे पास 10 सेंटीमीटर। और कितना दूर है मेरा लेंस से, वो 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, लिखा हुआ है ना प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 20 सेंटीमीटर दूर है। तो जो ऑब्जेक्ट का फासला होता है उसे पी कहते हैं, वो आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ उसने दे दी है 15 सेंटीमीटर। अब ये जो फोकल लेंथ है ये नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि उसने मुझे दिया हुआ कनकेव लेंस। देखें कनकेव लेंस था ना, कनकेव लेंस के लिए क्यू भी नेगेटिव होता है और एफ भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एफ के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यू तो उसने मुझे दिया ही नहीं हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। आपने उस इमेज की पोजीशन और साइज मालूम करना है। तो पोजीशन का मतलब होता है, इमेज की पोजीशन का मतलब होता है कि आपने बताना है इमेज कितनी दूर जाके बनेगा, तो उसे हम क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इमेज के फासले को। तो पोजीशन फाइंड करनी है मैंने, एंड साइज ऑफ द इमेज, और इमेज की हाइट फाइंड करनी है। हाइट ऑफ इमेज मैंने मालूम करनी है। और आगे वो कहता है आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और हमें यह भी बताएं कि इमेज की नेचर क्या होगी। नेचर ऑफ इमेज ये भी मालूम करनी है हमने।
सेम टू सेम ये न्यूमेरिकल वैसे ही है जैसा कि हमने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया है, 8वां न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम वैसे ही है। बस क्या फ़र्क था, यहाँ पर कनकेव लेंस है, वहाँ पर कन्वेक्स लेंस था, बस यही फ़र्क है। डाटा आपके सामने लिख दिया, आप इसको एक बार खुद भी करेंगे जैसा पहले किया, तो इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वैसे इसका सोल्व तो करना ही है हमने, बस ये है कि खुद करें और बाद में वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेस्ट काम है। आते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले क्यू फाइंड करना है, तो क्यू के लिए मैं अपना मिरर फॉर्मूला इजीली यूज़ कर सकता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f कितना था हमारे पास, माइनस के 15, तो f की जगह आ गया -15, 1/p, p उसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो p मेरा हो गया 20 प्लस 1/q। अब ये 1/20 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस के 20 इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही, ये उधर जाके क्या होगी, माइनस होगी। इनका अब ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम मेरे पास इनका आएगा 60 एलसीएम आ गया। या फिर आप यूं भी कर सकते हो जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि जो भी बड़े के नीचे लिखा हुआ है वही आप एलसीएम ले लें। तो 15 भी मैं एलसीएम में लिख लेता हूँ और 20 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल, 20 बच गया, 20 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 ही आ जाएगा, और साथ में माइनस ये वाला, ये जो माइनस था वो भी साथ आएगा, फिर माइनस। अब 20 के साथ 20 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 15, 15 एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लें आप, 1/q। अब इन दोनों को आप माइनस करें, मतलब कि प्लस करें, माइनस माइनस प्लस होता है ना, लेकिन अलामत माइनस ही रहती है, तो माइनस के ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 20 को, तो आपके पास आएगा 300 इज इक्वल टू 1/q। अब हमें बटे उल्टाना पड़ेंगे, तो बटे उल्टा के लिख लेते हैं, 300 आ गया ऊपर, डिवाइड 35 आ गया नीचे, माइनस को चाहे जिसके साथ मर्जी लिख लो। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया मेरा q। अब 300 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस के 8.57, माइनस 8.57 सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया, मेरा q आ गया। एक चीज़ तो हमने कर ली फाइंड। नेक्स्ट मैंने इसकी हाइट भी फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट के लिए मैं हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू p/q। तो हाइट ऑफ इमेज एज इट इज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट थी 10, तो HO की जगह आ गया 10 इज इक्वल टू p मेरे पास था 20, तो p की जगह आएगा 20 डिवाइडेड बाई q मेरे पास, अब ये भी हमने निकाला, q ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ये -8.57, तो q की जगह आया -8.57। HI इज इक्वल टू, अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड करके आएगा -0.428, और ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 आ गया। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.28, लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, हालांकि ये माइनस में आना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए हाइट है ना, हाइट कभी भी माइनस में नहीं होती। हाइट जो, चाहे जिस्म की हाइट हो या ऑब्जेक्ट की हाइट हो, हाइट माइनस में नहीं हो सकती। या तो वो जिस्म कुछ बड़ा है या नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे की तरफ होगा तो आप उसे माइनस कहेंगे, नहीं। तो हाइट जो होती है, जो फासला होता है, जो हाइट होती है, वो हमेशा क्या लेते हैं हम, प्लस ही लेते हैं। तो मैं इसलिए लिखूंगा नीचे, एज हाइट नेवर बी नेगेटिव,
एट एज हाइट नेवर बी नेगेटिव, जैसा कि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एच आई मेरे पास क्या आएगा, प्लस में आएगा, 4.28 सेंटीमीटर आएगा। ले जी, हाइट भी मेरी आ गई, ये भी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने बताना नेचर, के इमेज की नेचर क्या होगी। हमें जैसा कि पता है कि मेरे पास कौन सा इस बार लेंस था, कनकेव लेंस था, और कनकेव लेंस के अंदर इमेज जो बनता है वो बनता है इमेजिनरी या फिर विर्चुअल। तो इमेज मेरा बनेगा विर्चुअल, विर्चुअल होगा। विर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इरेक्ट। और अब इमेज का साइज देखें, हाइट, इमेज की हाइट कितनी आई है, 4.28, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी मेरे पास, 20। तो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और इमेज की हाइट छोटी है, तो इमेज मेरा क्या बना, छोटा बना। तो मैं लिख सकता हूं कि इमेज मेरा क्या बना, छोटा, मतलब काफी छोटा बन गया ना। तो मैं लिख सकता हूं इमेज है मेरा डिमिनिश्ड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब भी यही होता है कि वो छोटी बनेगी साइज में, ठीक है। तो एंड डिमिनिश्ड, ले, ये हमने इमेज की नेचर भी बता दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये न्यूमेरिकल। तो फिर कहूँगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों तक। तो यहाँ पर हमारे 9 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। तो ये आपके सामने आपका 10th न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि एक कन्वेक्स लेंस है और उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। आपने उस कन्वेक्स लेंस से क्या बनाना है, वर्चुअल इमेज बनाना है, और वो जो इमेज है, इमेज का साइज जिस्म के साइज से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, वर्चुअल इमेज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना बड़ा है। वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, आप बताएं कि लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए। तो ज़रा इसको ना हम डायग्राम की मदद से पहले एक बार देख लेते हैं कि उसने बताया क्या होगा, ताकि समझना आसान रहे। तो फर्ज कर लें ये आपके पास आपका कन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हाँ, तो ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट है। वो ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का इसने क्या बनाया, इमेज बनाया और वर्चुअल इमेज बनाया। वर्चुअल इमेज है तो इमेज क्या होगा मेरा, लेंस से आगे ही बनेगा, यहाँ पर मेरा इमेज बनेगा। फर्ज करो जी वो मेरा इमेज बन गया, ये मेरा इमेज बन गया वर्चुअल, ठीक है। जिस्म के साइज से 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा, तो मेरे जिस्म के साइज से 3 गुना बड़ा इमेज बन गया और सीधा बनाया क्योंकि वर्चुअल इमेज था, ठीक है। तो वो ये कहता है बताएं कि इस लेंस को कहाँ पर रखें, यानी कि इस जिस्म से लेकर इस लेंस के दरमियान जो फासला है वो कितना होना चाहिए, लेंस को कितनी दूर रखना चाहिए। तो ये जो फासला होता है इसे हम पी कहते हैं। तो मतलब समझ आया, मैंने क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है लेंस का और ऑब्जेक्ट का। क्लियर हो गया होगा कि मालूम क्या करना है। और उसने मुझे दिया क्या हुआ है, इस लेंस की फोकल लेंथ उसने मुझे दी हुई है, वो कहता है वो 6 सेंटीमीटर है। लिखा हुआ है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये डायग्राम की मदद से भी आपको समझ आया होगा क्या उसने पूछा हुआ है। तो अब डायग्राम को ज़रा साइड पे कर लेते हैं। तो अब अपने डाटा को लिख लेते हैं। तो एक तो उसने मुझे दी हुई है फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, और दूसरी उसने मुझे दी हुई है उसकी मैग्निफिकेशन, उसे मैं m के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। उसने लिखा हुआ है ना कि वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि इमेज का साइज जिस्म के साइज से 3 गुना बड़ा है। तो इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, और वो मेरे पास कितनी है, 3 है। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता तो इसलिए 3 सिंपल लिखा रहेगा, 3 के साथ कुछ और नहीं लिखना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन थी 3,
कि 3 गुना बड़ा इमेज बन गया मेरा। अब मैंने मालूम क्या करना है, मालूम मैंने करना था कि मुझे लेंस को कितनी दूर रखना है। तो लेंस और जिस्म के दरमियान वाला फासला, तो उसे मैंने पी कहा हुआ था, तो पी हमने मालूम करना है। ठीक, सोल्यूशन पे आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके p को फाइंड करूंगा, लेकिन मेरे पास बाकी चीज़ें मौजूद नहीं है इस फॉर्मूले की। देखें, फोकल लेंथ तो चलो मान लेते हैं उसने दी हुई है, लेकिन q तो उसने दिया ही नहीं हुआ, कहीं पे है q नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, q पहले मालूम करना पड़ेगा। तो हम यही करेंगे, पहले हम q मालूम करेंगे और बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अभी इस फॉर्मूले को करते हैं साइड पे, और अब Q कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। Q फाइंड करने के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो मैग्नीफिकेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, Q/P के। ठीक है, इस फॉर्मूले से मेरे पास Q आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, M मेरे पास 3 था तो M की जगह आ गया 3, Q एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय P। मेरे पास P नहीं था, P तो हमने मालूम करना है, तो P वैसे ही रहेगा। क्लियर है, दोनों वैसे रहेंगे, सिर्फ M की वैल्यू थी मेरे पास और M की वैल्यू मैंने पुट कर ली। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 3P इज इक्वल टू Q। लेकिन जैसा कि मेरे पास जो इमेज है वो क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल इमेज के लिए जो होता है ना हमारे पास Q, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि वैसे तो यहाँ पे मेरे पास कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, शुरू में लिखा है कन्वेक्स लेंस है, और आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि कन्वेक्स लेंस के लिए दोनों क्या रहेंगी, प्लस रहेंगी। लेकिन ये उस वक्त था जब रियल इमेज बनेगा। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे साइड पे रियल इमेज भी लिखा हुआ था। लेकिन अगर इमेज मेरा बन जाए वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज के लिए फिर ये जो Q है ये प्लस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज इट्स अ वर्चुअल इमेज जैसा कि ये एक वर्चुअल इमेज है, इसलिए मेरा Q क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं Q के साथ या क्या लिखूंगा, माइनस के 3P। तो Q की वैल्यू मैं माइनस में लिखूंगा। क्लियर, क्योंकि वर्चुअल इमेज था। ये मेरे पास अब Q आ गया, तो मैं अब इस Q की जगह यही वाली वैल्यू लिखूंगा। तो अब मैं अब इसी फॉर्मूले को यूज करता हूँ, 1/f इज इक्वल टू, नहीं f 1/f की अब वैल्यू पुट कर लें आप। f उसने मुझे दिया हुआ है 6, तो f की जगह आ गया 6 इज इक्वल टू 1/p एंड प्लस 1/q। q की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, माइनस के 3p। तो 1/6 इज इक्वल टू, इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम अगर देखें तो इनका आएगा 3p। ओके, तो देखिए ये p से तो p कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 3, जो बच जाता है उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाता है। तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होके मेरे पास यहाँ आएगा 3। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3p से सारा कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ ऊपर वाला 1 बच गया। तो 1/6 इज इक्वल टू 3 - 1 होता है 2 डिवाइडेड बाय 3p। और मज़ीद आप देखें कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसमें क्या होगा, ये 3p 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 मेरा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3p 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3p हो गया इज इक्वल टू 6, 2 से मल्टीप्लाई हो गए 12 हो जाएगा। अब ये इनकी कटिंग कर दे, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, तो p मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर। नहीं जी, यही मैंने मालूम करना था ना कि इमेज के ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान क्या फासला होना चाहिए, ये p, ये मैंने कर लिया मालूम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 10 न्यूमेरिकल। मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ।
ये हमारे सामने हमारा 11th न्यूमेरिकल है जो कि सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसके अंदर एक बात है कॉन्सेप्ट वाली, वो आपको बताएंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल, इसके अंदर जो भी इशू है आपका वो क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको पूरी रीज़न पता होगी कि हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, देखते हैं वो क्या पूछते हैं हमसे। उसने लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। कि हवा में से एक रोशनी की रे आ रही है, वो पानी के ऊपर गिर रही है और किस एंगल पे गिर रही है, 35 डिग्री पे गिर रही है, तो वो हम रे बना ही लेते हैं। ये मेरी हवा से रे आई, इस पानी की सरफेस पे गिरी और किस एंगल पे गिरी, 35 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाता है, इंसिडेंस एंगल। अच्छा ये पानी नहीं है, ये लिक्विड है, उसने लिक्विड का वर्ड यूज़ किया तो ये लिक्विड है आपका। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने मुझे दिया हुआ है, वो मैं लिख लेता हूँ 35 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट वो कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। अगर इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो तो आप मुझे बताएं कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। ठीक हो गया, ये उसने पूछा था, ये हमने लिख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n के साथ लिखते हैं और उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो अभी तक ना यहाँ तक हम सोल्व करते हैं, ये न्यूमेरिकल का एक हिस्सा, आगे न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा, तो वो हम जब सोल्व करेंगे तब मैं लिख लेता हूँ। अभी तक ये इतना सा हिस्सा हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसने पूछा हुआ है, मालूम करने का कहा हुआ है, तो पहले वो मालूम कर लेते हैं। और ये मालूम करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमें ये कहता है, अगर तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली कि n इज इक्वल टू होता है साइन i ओवर साइन r, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ था, इसी को ही मैं यूज़ करूँगा। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे अपना ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ये वाला r, ठीक है। सॉरी, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है r। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मैं यूँ करता हूँ कि इसको उधर ले जाता हूँ और n को इधर ले आता हूँ, तो साइन r इधर आ गया, साइन i डिवाइडेड बाय ये n इधर आ गया। अब मैं कर देता हूँ वैल्यूज को पुट, तो साइन r इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस उसने दिया हुआ है मुझे, वो है 35, तो i की जगह आ गया 35 डिग्री डिवाइडेड बाय n कितना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.25, तो n की जगह आएगा 1.25। ऊपर अगर आप साइन 35 निकाल लो कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 0.05735, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.25। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4588, ठीक है। साइन आर आपका इस साइड पे था, इधर भी साइन आर आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि साइन इस साइड पे है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू साइन इधर आके हो गया इन्वर्स 0.4588, ठीक है। अब इसका जब आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27.313, तो आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा मेरे पास 27.313 डिग्री। नहीं जी, ये आ गया मेरे पास मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो होगी बात, ये तो इजी था। अब ये जो आगे वाला हिस्सा था ना, जो मैंने कहा था बाद में सोल्व करूँगा, अब उसकी बारी है। इसमें लिखा हुआ है
आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस, कि ये जो लिक्विड है और ये जो एयर है इनकी जो इंटरफेस है आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल जब फाइंड करना होता है ना, हम जो हमारा डेंसर मीडियम होता है ना, हम वहाँ से रे को बाहर भेजते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हवा में से आ रही थी इसके अंदर, अब मैंने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो मैं हवा में से रे को नहीं भेजूंगा, अब मैं रे को भेजूंगा इसके अंदर से। ठीक है, इसके अंदर से रे को भेजूंगा, ये रे इसके अंदर गई और यहाँ पर टकराने के बाद रे क्या होगी, 90 के एंगल पर बाहर आएगी। और अगर आप यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो रे है कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर ये रे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो फिर ही मैं अपने इस वाले इंसिडेंस एंगल को कह सकूंगा क्रिटिकल एंगल। अगर ये 90 का एंगल नहीं बनाएगी तो मैं इसको अपना क्रिटिकल एंगल कहूँगा ही नहीं। ठीक है, तो चूंकि मुझे मालूम ही क्रिटिकल एंगल करना है तो फिर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल के लिए ज़रूरी यही है कि ये जो रे है वो 90 के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो। ठीक है, तो अभी मैंने रे को भेजा, वो 90 के एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया मेरे पास 90 डिग्री। ये अब मेरे पास क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो है 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है ये ख़ास एंगल है जिस पर रे 90 के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रही है, इसलिए इसी इंसिडेंस एंगल को हम क्या देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ओके, तो अब मैं इस वाले हिस्से को सोल्व करने के लिए ना स्नेल्स लॉ को ही यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर अब मैं स्नेल्स लॉ की मुकम्मल डेफिनेशन यूज़ करूँगा। हमारे पास अभी तक स्नेल्स लॉ ये था ना कि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन था। ठीक है, मुकम्मल डेफिनेशन ये नहीं है स्नेल्स की। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई ओवर साइन आर किसके बराबर होता है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है कंप्लीट डेफिनेशन, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए दूसरा मीडियम कौन सा है, इसमें हवा है मेरा दूसरा मीडियम N2, और पहला मीडियम कौन सा मेरे पास, ये है, ये मेरे पास लिक्विड है पहला मीडियम, लिक्विड में से जा रही है ना, तो पहला मीडियम लिक्विड हो गया, दूसरा मीडियम हवा हो गया। अब हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुझे पता क्या है, 1 है, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने मुझे खुद दिया हुआ है 1.25, ये आ गया। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। अब यहाँ पर देखें कि हमने मालूम क्या करना है, क्रिटिकल एंगल करना है। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या होता है, इंसिडेंस एंगल होता है। ठीक है, हम इसको क्रिटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ख़ास एंगल होता है जिस पर 90 के एंगल पर रे बाहर निकलती है। ठीक है, तो मैं अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे इंसिडेंस लिखा हुआ है, इस इंसिडेंस एंगल को मैं रिफ्रैक्टिव और क्रिटिकल एंगल से लिख देता हूँ। आई की जगह क्या लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, मतलब कि अब मेरा ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो साइन सी डिवाइडेड बाय साइन आर। अब आर क्या था मेरा, रिफ्रैक्टिव एंगल, और वो क्या है 90 के एंगल पे बाहर आ रही थी ना रे, तो आर की जगह आ जाएगा 90। N2 ओवर N1, N2 कितना था, N2 मेरे पास था 1, N2 आ गया 1 डिवाइडेड बाय N1 मेरे पास था 1.25, 1.25। तो साइन सी एज इट इज़। अब साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, तो नीचे आ गया 1 मेरा, इज इक्वल टू, इन दोनों को आप डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 0.8। अब नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा ये 1। ठीक है, अब साइन क्या, मुझे तो सिर्फ सी मालूम करना था ना, क्रिटिकल एंगल, तो साइन इधर एक्स्ट्रा है तो मैं उससे उधर ले जाता हूँ, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल इधर आ गया, साइन इन्वर्स आगे क्या आ गया मेरे पास 0.8 आ गया। और जब आप इस वाली वैल्यू का साइन इन्वर्स निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53.13 डिग्री। ले जी, ये आ गया आपके पास क्रिटिकल एंगल। ठीक है,
तो क्रिटिकल एंगल भी हमने फाइंड कर लिया, इंसिडेंस एंगल भी कर लिया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले वाला हिस्सा तो आसान है, इंसिडेंस एंगल लिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना था, स्नेल्स लॉ लगाया, वैल्यूज पुट की और इजीली मेरा आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इजीली आ गया। ठीक है। अब दूसरे हिस्से में क्या कहता है कि क्रिटिकल एंगल फाइंड करें। क्रिटिकल एंगल तो वो होता है जिस पर 90 डिग्री पर रे बाहर निकले। तो मैं अगर अपनी एक रे यूं भेजता हूँ और ये रे मेरी क्या करे, टकरा कर 90 के एंगल पर बाहर आएगी, क्योंकि मैंने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो 90 के एंगल पर ये आएगी बाहर। ओके, तो मेरा जो 90 है वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। अब ये जो जिस एंगल पे मैंने इसे भेजा था ना, इसे हम कहते तो इंसिडेंस एंगल ही है, लेकिन अब इस इंसिडेंस एंगल को हम नाम दे देंगे क्रिटिकल एंगल का, क्योंकि ये ख़ास एंगल है जिस पर 90 के एंगल पर बाहर आ रही है। तो अब ये मेरा बन गया क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाया, उसकी मुकम्मल डेफिनेशन है कि जो मुकम्मल डेफिनेशन थी स्नेल्स लॉ की, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू N2 ओवर N1। N2 का मतलब है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिवाइडेड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है मुकम्मल डेफिनेशन। ठीक है, तो अब चूंकि इंसिडेंस एंगल अब क्या बन जाता है हमारा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। तो मैं इंसिडेंस एंगल की जगह लिख दूंगा C। अब वैल्यूज पुट कर दो, साइन C एज इट इज, रिफ्रैक्टिव एंगल 90 है, इज इक्वल टू N2 दूसरा मीडियम कौन सा था मेरा, हवा था ना, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ये ज़बानी याद हो आपको। तो उसकी जगह 1 आ गया। और पहला मीडियम क्या था, लिक्विड था, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने मुझे खुद दिया हुआ था, तो वो था N1 की जगह मैंने लिख दिया 1.25। ठीक है, आगे फिर सिंपल मैथमेटिक्स है, इनको डिवाइड किया, साइन उधर जाके इन्वर्स हुआ और आपके पास आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में ये कहूँगा कि जब भी क्रिटिकल एंगल फाइंड करना हो तो हम ये जो डेंसर मीडियम है, सख्त मीडियम है, डेंसर मीडियम से रोशनी की रे को भेजते हैं बाहर वाले रेयर मीडियम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अपना ये स्नेल्स लॉ लिखा। तो यहाँ तक मेरा 11th न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद मूव करते हैं अपने 12वें न्यूमेरिकल की तरफ, लास्ट वाले। तो ये है आपके सामने आपका 12th न्यूमेरिकल। इसमें लिखा हुआ है द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5D। एक कन्वेक्स लेंस है और उसकी पावर दे दिया 5 डायोप्टर। डी का मतलब है यहाँ पे डायोप्टर, तो पावर है मेरे पास 5D। नेक्स्ट वो कहता है एट व्हाट डिस्टेंस the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed। आप बताएं कि मैं उस ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर जाके रखूं, कहाँ पे जाके रखूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मेरे पास इमेज है ना वो क्या है, 2 गुना बड़ा है। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है मेरे पास दूसरी साइड पे 2 गुना बड़ा है। बताएं मैं इसको कितनी दूर जाके रखूं या फिर कहाँ पर रखूं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और लेंस है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं P। तो वो मैंने करना है मालूम। ठीक है, P मैंने करना है मालूम। और इमेज कितना बड़ा हो रहा है हमारा, 2 गुना बड़ा हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मैग्नीफिकेशन आ गई इमेज की, उसे मैंने कह दिया 2। उसने खुद लिखा था ना कि 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड, कि इमेज कितनी बड़ी होनी चाहिए, 2 गुना। तो ये इमेज की मैग्नीफिकेशन आगे से मैंने कह दिया 2। P फाइंड करना है आपने, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। इसी फॉर्मूले के यूज़ करके मैं ये P फाइंड करूँगा। लेकिन क्या मुझे f और q दिया हुआ है, देखते हैं। नहीं दिया हुआ, ना तो मुझे उसने f दिया हुआ है ना ही मुझे उसने क्यों दिया हुआ है। तो मैं पहले ये दोनों चीज़ें फाइंड करूँगा, फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस फॉर्मूले को हम साइड पे रख देते हैं और देखते हैं कि f कैसे आएगा। f मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। पावर के टॉपिक में लिखा हुआ था कि फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, 1/p पावर के। ठीक है, ये याद रखना, ये पावर है।
आप लिख भी लें साइड पे तो बेहतर है, पावर। इसे ये वाला पी मत समझिएगा, ये वाला पी नहीं समझना आपने, ठीक है, ये पावर वाला पी है। तो पावर वाले टॉपिक में था कि फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, पावर के उल्ट रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो P इज इक्वल टू 1 पावर मेरे पास थी 5, और जब इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आ जाएगा। अब ये मीटर में है तो मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। सेंटीमीटर ख़त्म करना हो तो डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर लाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखें फोकल लेंथ तो मेरी आ गई। अब मुझे क्यू भी फाइंड करना है, तो क्यू के लिए मैं अब एक नया तरीका यूज़ करूँगा। जैसा कि हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होती है, मैग्नीफिकेशन की इक्वल होती है Q ओवर P के। इस फॉर्मूले से मैं अपना ये Q फाइंड करूँगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन मुझे कितनी दी हुई थी, 2। देखिए उसने कहा था ना इमेज कितना बड़ा होना चाहिए, 2 गुना बड़ा होना चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई, 2 आ गई, इज इक्वल टू Q ओवर P। अब P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा 2P इज इक्वल टू Q। ये भी आ गया मेरे पास, एक ये वैल्यू आ गई और ये मेरे पास F की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे अपने लेंस वाले फॉर्मूले में। इसी फॉर्मूले में अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम करते हैं यूज़। तो 1/F कितना आया था, 20। F की जगह आ गया 20, 1 फिर 1/P। P कितना आया था, P तो हमने मालूम करना है। देखिए P तो हमने मालूम करना है, तो P मेरा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1/Q क्या आया था, Q हमारा 2P के इक्वल आया था। तो Q की जगह मैं लिख दूंगा 2P। 1/20 इज इक्वल टू, अब आप लें इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 2P। P से P कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, प्लस अब ये सारे का सारा 2P कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बच जाएगा 1, तो इधर आ गया 1। 1/20 इज इक्वल टू 2 + 1 3 और नीचे है 2P। नेक्स्ट मज़ीद आप देखें कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 2 इधर आ जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2P 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2P ही आ जाएगा, और 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। इनकी कटिंग कर ले, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 और ये 0 एज इट इज़। तो मेरे पास आंसर आ गया मेरा 30। नहीं जी, यही हमने फाइंड करना था P, और वो आ चुका है, और हमारे न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। और अगर कुछ पूछना हो, कहीं पे कोई इशू हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और वीडियो को शेयर लाजमी करें अगर अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी आपको इस चैनल पर अपने मैथ की वीडियोस, फिज़िक्स के लेक्चर्स कैसे मिलेंगे उसका तरीक़ेकार आप इस वीडियो में सुन लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।